गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल डीडी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ आकलन के उपागम। देखिए, आकलन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। मूल्यांकन, मैंने बता दिया था मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता होती है मूल्यांकन की। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किन किन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। यही सब चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। पैराडिज्म ऑफ असेसमेंट। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। पूरक का मतलब एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल होगी जब मूल्यांकन कर दिया जाएगा। मूल्यांकन तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मूल्यांकन के लिए शिक्षण प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है। यह बिना मूल्यांकन के शिक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता और यथेष्टता का, वस्तुनिष्ठता का पता नहीं चलता है। शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता का भी पता नहीं चलता है। किसके बिना? मूल्यांकन के बिना। मैंने आपको बता दिया था कि मूल्यांकन शिक्षक के लिए भी जरूरी है और मूल्यांकन एक छात्र के लिए भी जरूरी है। जितना वह छात्र के लिए जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा वह शिक्षक के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, पूरी शिक्षण प्रक्रिया को मैंने आपको बताया था कि वह 3 भागों में, 3 त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु होता है वह हमारा होता है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य ये होते हैं हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया में, यही होते हैं। इनको निर्धारित कर लिया जाता है, इनके आसपास ही पूरी प्रक्रिया चलती है। शिक्षक की, छात्र के अधिगम की, छात्र के व्यवहार परिवर्तन की शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि कोई भी टीचर जब कक्षा में आता है तो वह अपना एक एम लेके आता है, वह एक अपना उद्देश्य लेके आता है कि मैं इस उद्देश्य से कक्षा में प्रवेश कर रहा हूँ और मुझे ये परिणाम प्राप्त करना है। ऐसा उसका लक्ष्य होता है, ऐसी उसकी सोच होती है। अगर किसी शिक्षक के पास कोई शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, या हम कहें किसी छात्र के पास कोई शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, छात्र बिना किसी उद्देश्य से क्लास में बैठा हुआ है, तो वह किसी प्रकार का कोई अधिगम नहीं कर पाएगा, न ही छात्र के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा। क्योंकि अधिगम करता है तो व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में उसे सफल बनाता है। जब कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई तो कैसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी? अब मैंने बताया कि कक्षा में शिक्षक आता है तो वह एक शैक्षिक उद्देश्य को लेकर आता है कि मुझे इस बिंदु को, छात्र को लर्न कराना है, समझाना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति मुझे करनी है। इसने ये तो निर्धारित कर लिया, लेकिन कैसे करना है यह उसने पहले ही निर्धारित कर लिया। किसने? शिक्षक ने। क्योंकि उसके सामने उद्देश्य है, इसको आगे बढ़ाने का, शैक्षिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने का उसके सामने लक्ष्य है, तो इसके लिए वह ऐसी तकनीकों का प्रयोग करेगा, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा जो कि छात्र को उस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कराने, छात्र को और शिक्षक को उस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कराने में मदद कर सके। तो उन विधियों को अपनाने के लिए, उन विधियों का समय समय पर उनकी सफलता और असफलता का निरीक्षण करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्रों को उनके उन्नति लेवल तक पहुंचाने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगर वह छात्र अच्छी से अच्छी, मैंने कहा
मैंने बहुत अच्छी टेक्निक का प्रयोग किया है। इस बिंदु को, इस उद्देश्य को मैंने छात्रों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैंने मन में सोच लिया कि इतने अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, इससे अच्छी विधि इसकी हो ही नहीं सकती, ये मैंने सोच लिया और इस तरीके से मैंने छात्र को पढ़ा दिया। छात्रों ने भी मेरा सपोर्ट किया कि हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? पता चला कि मुझे क्या, शिक्षक को पता चला कि मैंने जिस विधि को अपनाया है, जिसको छात्र ने इससे इंटरेस्ट से पढ़ा है, वह उससे उसे अपने शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो गई? नहीं पता चला। इसके लिए आवश्यक होती है मूल्यांकन। मूल्यांकन जब इसके लिए शिक्षक या तो सरप्राइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, इंटरनल टेस्ट या एनुअल टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, इनका आयोजन करता है, प्रश्न पत्र का आयोजन करता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त करता है कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण विधि को अपनाया था, इस तकनीक को अपनाया था, जिस उद्देश्य से मैंने ये अध्ययन कराया था, वह किस सीमा तक सफल हुआ है। जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने ये कराया था, क्या वह उद्देश्य मुझे प्राप्त हो गया है, क्या वह उद्देश्य छात्रों को प्राप्त हो गया? अगर ऐसा हो गया है, इट मीन्स वह विधि एक सक्सेस विधि के अंतर्गत समाहित हो जाती है, वह एक प्रभावी शिक्षण विधि के अंतर्गत समाहित हो जाती है। अगर नहीं हुआ है, कहीं कुछ कमी है, तो शिक्षक अपने द्वारा यूज की हुई शिक्षण विधि में आसानी से क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है और उसे परिवर्तित करके छात्र की आवश्यकता के अनुसार उसे प्रयोग करके आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का ही पूरी शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्व है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों का ही बहुत महत्व है। छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर सीखने के अनुभवों के समस्त साधनों के संबंध में मूल्यांकन के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। उपलब्धियों के आधार पर सीखने के अनुभव, भाई हम कहते हैं छात्र, देखिए स्टैंडर्ड होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, मिडिल स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड में प्रोसेस होती है टीचर की लगभग लेक्चर द्वारा, कि वह भाषण के द्वारा, लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से छात्रों तक विषय वस्तु को पहुंचाता है। मिडिल लेवल पर होता है थोड़ा सा वह ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके नोट्स बना के उसे अध्ययन कराता है। लेकिन वो बात आती है प्राइमरी सेक्शन की, छात्रों के सीखने के, अगर शिक्षक को छात्रों के सीखने के स्तर का अगर पता नहीं होगा तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे छात्रों के स्तर का पता होना चाहिए। प्राइमरी लेवल का छात्र है, उसे आप लेक्चर विधि से पढ़ाओगे, व्याख्यान विधि से पढ़ाओगे, तो क्या वह पूरा अधिगम कर पाएगा? वह जीरो भी अधिगम नहीं कर पाएगा। क्यों? जो पद्धतियाँ चलाई गई है ना, खेल द्वारा सीखो, करके सीखो, किंडरगार्टन पद्धति, ये सारी छात्रों के एडवांटेज को ध्यान में रखकर ही चढ़ाई गई है कि बच्चा परिवार से निकलता है, पारिवारिक माहौल से आता है, खेलते कूदते वह ज़्यादा लर्न कर सकता है। क्योंकि ये तो फैक्ट बात है कि सुना हुआ ज्ञान, देखे हुए ज्ञान से देखा हुआ ज्ञान, जो देखकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, वह सुने हुए ज्ञान से ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए जो हम खुद करते हैं, जो हम करके सीखते हैं, जो हम खेल कर सीखते हैं, उसको छात्र ज़्यादा याद रख पाता है, बल्कि ना कि सुने हुए ज्ञान को, सुने हुए विषय वस्तु को। तो इसीलिए सब छात्र, शिक्षक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों के सीखने के अनुभव को स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। अब है आकलन के विभिन्न उपागम। आकलन के विभिन्न उपागम में देख लीजिए, शिक्षा आकलन उपागम शिक्षा में एक नवीन प्रक्रिया है। आकलन उपागम, इसका अर्थ है विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया
साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। देखिए, आकलन के उपागम में कहा गया है विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन। आप देखिए, विद्यालय की जो प्रोसेस है उसका एक उद्देश्य होता है कि बालक, अधिगम का जो एक उद्देश्य है, हम कहें अधिगम, अधिगम मीन्स सीखना। बालक क्या सीखता है, विद्यालय में आके बालक क्या सीखता है। देखिए, हर बच्चा अपने परिवार के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, परिवार के लिए लाडला होता है, परिवार के लिए वह महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि माँ बाप कई बार बच्चा गलती करता है तो उसे प्यार से दुलारते हैं, ना कि डांटते हैं। उसकी कई गलतियों को माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं, प्यार में, लाड प्यार में, कि कहते हुए सुना होगा कि माँ ने बिगाड़ रखा है, पिता ने बिगाड़ रखा है, दादा दादी ने बिगाड़ रखा है। ये बिगाड़ना की प्रोसेस ये है कि वह जैसा उसका व्यवहार है उसे वैसे ही रखते हैं, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन विद्यालय एक ऐसा, क्यों नहीं करते? क्योंकि वह बालक उनके लिए सेंटर पॉइंट है, वह बालक उनके लिए सब कुछ है। उनकी जीवनचर्या, उनका जीवन उस बालक पर ही केंद्रित है, वही उनके जीने का एक आधार मात्र होता है। जबकि विद्यालय एक ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ पर बालक अपने प्राइमरी बिहेवियर को लेकर तो आता है, लेकिन वैसा बिहेवियर वह लेके नहीं जाता है। यानी वह जो परिवार से सीख कर आया है, जैसा वातावरण उसने परिवार में देखा है, उसके व्यवहार को परिवर्तित करना विद्यालय का उद्देश्य हो जाता है। व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार को परिमार्जित करना विद्यालय के महत्व को बढ़ाता है। विद्यालय में जो भी, भाई घर में वह सेंटर बिंदु है, लेकिन विद्यालय में कक्षा में वह 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों से मिलता है, 2 या 2 से अधिक संस्कृतियों के बच्चों से मिलता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक पहलुओं को वह जानता है, अच्छे बुरे की पहचान करना वह जानता है। जहाँ पर घर पर हर चीज़ पर उसका प्राथमिक अधिकार है, वहीं पर विद्यालय में आके वह उसके भाग करना सीखता है कि हर बच्चा समान है, मैं किसी के लिए केंद्र बिंदु नहीं हूँ, टीचर मुझे चाहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, टीचर के लिए सभी विद्यार्थी समान है, मुझे अपनी चीज़ें बांटने का अधिकार है, मैं अपनी चीज़ें बांट सकता हूँ, बांटना चाहिए, मुझे हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, मेरा कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा अनुचित है। ये सभी व्यवहार, इस प्रकार की एक्टिविटी बालक कहाँ सीखता है? विद्यालय में आकर ही सीखता है। तो विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में टोटल क्या किया जाता है? परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, उसे संस्कारी बनाने की कोशिश की जाती है। विषय में साक्ष्यों के संकलन, यानी जो साक्ष्य कलेक्ट करते हैं और उनकी व्याख्या की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। भाई मैंने अभी आपको बताया कि बालक परिवार से जो सीख के आता है उसे विद्यालय में आके वह परिवर्तित करता है। माँ बाप भी वर्तमान में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये नमस्कार करके नहीं आता है, किसी के पैर छूना नहीं जानता है, किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश ही नहीं करता है, किसी का सम्मान नहीं करता है, हर किसी से जवान चलाता है। तो विद्यालय में शिक्षक ये कहते हैं कि हाँ, हम इसे परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। अब परिवर्तित हमने कोशिश पूरी की, शिक्षक द्वारा कोशिश पूरी की गई पूरी साल, लेकिन पता कैसे चले कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? तो उसका क्या जरूरी है? आकलन जरूरी है कि वास्तव में वह बालक केवल शिक्षक के डर से विद्यालय में ऐसा करता है, व्यवहार परिवर्तित रखता है, घर में वह कैसा है, समाज में वह कैसा है, मित्रों के साथ वह कैसा है, कि वास्तव में उसकी विचारधारा बदली है। इसके लिए जो आंकड़े शिक्षक द्वारा संकलित किए जाते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए व्याख्यान की जो प्रक्रिया कहलाती है वह आकलन कहलाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण और परीक्षण साथ साथ किया जाता है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है हमारी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया में परीक्षण साथ साथ किया जाता है।
मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण और परीक्षण साथ साथ किया जाता है, यानी कि जो भी परिवर्तन हमें चाहिए उसका शिक्षण और उसका परीक्षण यानी हुआ है या नहीं हुआ है, यह साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसे अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए मूल्यांकन का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में लिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का प्रयोग, मूल्यांकन शब्द का यूज मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक व्यापक रूप से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसमें दोनों ही शिक्षण और परीक्षण दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती है। आपने देखा होगा समय समय पर फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, थर्ड टर्म होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं और सरप्राइज टेस्ट भी क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वह इसलिए शौक नहीं है इन टेस्टों का, ये टेस्ट लेना ऐसा नहीं शौक हो, किसी को टेस्ट लेने का ही शौक हो बार बार परीक्षण करना, ये इसलिए कि शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल हुई है इसकी जानकारी के लिए समय समय पर परीक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं कि रखे हुए लोहे में जैसे जंग लग जाती है, उसी तरह जो हमने आज चैप्टर पढ़ा दिया उसका हम एक साल बाद टेस्ट लेंगे तो वह ज्ञान उस तरह से वह पढ़ाया हुआ चैप्टर कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि छात्र ने उसे आपने पढ़ाया तभी बंद करके रख दिया, उसका रिवीजन उसने नहीं किया, उसके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ा कि मेरे द्वारा जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है उसका परीक्षण भी किया जाएगा, मैंने ये सीखा है या नहीं सीखा। जब तक उसे डर नहीं होगा, जब तक दबाव नहीं होगा, जब तक उसे अपने परीक्षण की चिंता नहीं होगी, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको किसी प्रकार के चैप्टर को कैसे भी सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा है कि शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण और परीक्षण साथ साथ ही चलते हैं, तभी मूल्यांकन व्यापक रूप से हो सकता है। इसमें मापन छात्रों की निष्पत्तियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। आपने देखा होगा, एक मैंने शब्द बताया आपको, मापन, इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे मापन होता है किसी चल राशि को मात्रा प्रदान कर देना, संख्यात्मक आकलन। जबकि मूल्यांकन होता है सर्वांगीण संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का, यानी मापन तो केवल उसे अंक प्रदान करता है, वह उसकी सफलता है सफलता के विषय में किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। मापन उसके विषय वस्तु का किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक व्यापक उद्देश्य को लिए हुए होती है। इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, उसके शारीरिक व्यवहार को, उसके ज्ञानात्मक व्यवहार को, उसके भावात्मक व्यवहार को, उसके क्रियात्मक गतिविधियों को, सबको किसमें समाहित कर दिया जाता है? मूल्यांकन के अंतर्गत समाहित कर दिया जाता है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र मापन से बहुत अधिक व्यापक है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गुणों को मात्रा में माप कर दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण की प्रक्रिया के उपकरणों और विधियों का भी मापन किया जाता है। समझ में आया? मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के मानवीय गुणों को क्या प्रदान कर दी जाती है? मात्रा प्रदान कर दी जाती है। किसमें? मापन में मात्रा प्रदान कर दी जाती है, जबकि मूल्यांकन में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया जिसमें बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, तीनों ही पक्ष सम्मिलित हैं। साथ ही साथ बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन और उस परिवर्तन के लिए काम में ली जाने वाले उपकरण और विधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। किसमें? मूल्यांकन। मूल्यांकन मापन से ही संबंधित है। जब मापन कर लेते हैं तभी मूल्यांकन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, लेकिन मापन में पृथक पृथक विषय का पृथक पृथक रूप से मापन किया जाता है, अंक प्रदान किए जाते हैं। उससे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में मापन के द्वारा किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जाती, जबकि मूल्यांकन किसी व्यक्ति बालक के व्यवहार के में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देता है कि यह सफल हुआ है, असफल हुआ है, इसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन नहीं हुआ है। आशा करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा कि व्यवहार परिवर्तन किससे संबंधित है? मूल्यांकन से संबंधित है। विद्यालय में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है,
वह अपने विद्यालय के जीवन में वह विशेष अनुभव प्राप्त करता है। मैंने बताया था कि बालक अपने परिवार के लिए तो केंद्र बिंदु होता है, परिवार में उसका एक अधिकार, मान लीजिए एक अधिकार होता है, परिवार की हर चीज़ पर उसका अधिकार होता है। माँ पहले दूसरों को बाद में देगी, पहले अपने बच्चे को वह चीज़ देती है, तो वह ये मानने लग जाता है कि यह है दुनिया, इस दुनिया में मैं ही एक सेंटर पॉइंट हूँ। लेकिन विद्यालय उसकी सोच को पूरी तरह से परिवर्तित करता है। मूल्यांकन के द्वारा ये जरूरी है, मूल्यांकन की प्रोसेस ही इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि जो विद्यालय में बालक आता है तो वह क्या सीख कर गया, क्या सीखना है उसे, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उसने विषय वस्तु को कैसे सीखा, उसने किस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया, वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सम्मान कैसे करता है, वह अपने से बड़ों को किस नज़रिए से देखता है, समाज के लोगों के साथ किस परिस्थिति में उसका कैसा व्यवहार है, यह सब सिखाना, इस सब का आकलन करना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, विद्यालय का उद्देश्य होता है और जिसे विद्यालय मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा निम्नांकित बातों के विषय में निश्चय किया जाता है। बात आती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा किन किन बातों के विषय में निश्चय किया जाता है, कौन कौन से बात हैं जो मूल्यांकन क्रिया के द्वारा संपन्न की जाती हैं, कौन कौन से व्यवहार हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न की जाती हैं। पहला है इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित बातों के बारे में निश्चय किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति सबसे पहला है, जब से ही बता रही हूँ, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक हुई है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस हद माने सीमा तक हुई है। मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया के निर्धारित उद्देश्य होते हैं, तो मूल्यांकन में जो बात ध्यान में रखी जाती है, जैसे कोई पाठ पढ़ा दिया है, कोई हमने विषय पढ़ा दी है, तो एनुअल एग्ज़ाम ये बताती है, एनुअल एग्ज़ाम का उद्देश्य होता है कि पूरे सिलेबस में से पेपर बनना चाहिए, किसी एक विषय में से पेपर नहीं, एक लेसन में से पेपर, एक बिंदु में से पेपर नहीं बनाया जा सकता। बालक के शारीरिक, मानसिक और जो भावात्मक स्तर है उसको व्यक्त करने वाला क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, उसका आकलन करने वाला होना चाहिए मूल्यांकन। आपने देखा होगा हमें कई बार ग्रेड भी मिलती हैं कि लेखन क्रिया कैसा, लेखन कार्य कैसा है, चरित्र निर्माण कैसा है, व्यवहार कैसा है, खेल कूद में कैसा है, बोलने में कैसा है, ये सभी चीज़ें A+, A, B, अदर एक्टिविटी, ये सारा मूल्यांकन, ये सारा आकलन किसके द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक हुई है, शिक्षण प्रक्रिया का जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया के, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इन बातों का ध्यान मूल्यांकन में रखा जाता है। सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली है। मूल्यांकन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी बालक में सीखने की क्या क्षमता विद्यमान है। एक बालक होता है जिसे हम उद्देश्य भी निर्धारित कर दिए, शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छी अपनाई हैं, उसे समय पर प्रोत्साहन भी बहुत बढ़िया दिया गया है, लेकिन वह सीखना नहीं चाहता। सीखना भी एक अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, अपनी रुचि पर डिपेंड करता है। देखिए, जो कार्य हम सीखना चाहते हैं, जिस कार्य को करने की हमारी इच्छा होती है, जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, उसे हम जल्दी सीख जाते हैं, और जैसे मार मार के सिखाया जाता है उसे हम नहीं सीख पाते। उसमें अगर उसे उस समय के लिए तो हम सीख जाएंगे, लेकिन वह दबाव के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता, उसे हम समय आने पर भूल जाएंगे। लेकिन जो हमने अपने इंटरेस्ट से किया है, अपने आप किया है, स्वयं प्रेरणा से किया है, वह हमारा आजीवन बना रहता है, वह ज्ञान हमेशा स्थायी रहता है। तो बालक के सीखने के अनुभव भी
मूल्यांकन से जाने जा सकते हैं कि अब हम कहते हैं कि नहीं हिंदी में ये बालक कमज़ोर है, लेकिन मैथ में तो ये 100/100 लेके आता है। तो ये क्या है, यह उसकी दृष्टिकोण है, उस बालक का सीखने का एक क्षेत्र है कि वह मैथ में इंटरेस्ट रखता है, मैथ को अच्छे से सीख सकता है, गणित को अच्छे से सीख सकता है, समझ सकता है, चाहे कैसी भी कठिन कॉम्प्लिकेशंस हो, कैसे भी कठिन सवाल हो, कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, वह सीख सकता है मैथ को। लेकिन वह हिंदी में कमज़ोर है, हिंदी की मात्राएँ उसके समझ में नहीं आती। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, देखी होगी आपने, जहाँ तक नहीं देखी है तो देख लेना। कि मूवी तारे ज़मीन पर वह बालक क्या करता है, वह पढ़ता है क्लास में, सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सब आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब वह विद्यार्थी पढ़ता है, एक लड़का होता है, वह पढ़ता है तो उसे अक्षर जब मैडम लिखती है, सर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, तो उड़ते हुए से नज़र आते हैं, यानी उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं है, वह टेक्निक सीखता है, वह कुछ अलग ही सोच रखता है, उसे वह अक्षर समझ में ही नहीं आते। तो उसके लिए जो सामान्य बच्चों के लिए जो विधियाँ अपनाई गई हैं वह उस बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है। उसकी परिस्थिति को पहले समझना चाहिए, फिर उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए कि बालक किस हिसाब से सीख रहा है, उसके सीखने का अनुभव कितना कारगर है। मूल्यांकन के द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अगला है हमारा, बालकों के व्यवहार परिवर्तनों के स्तर का मापन किया जाता है। बालकों के व्यवहार परिवर्तनों के स्तर का मापन किया जाता है। आपने कई बार कहते हुए सुना होगा हर व्यक्ति को, हर पेरेंट्स को, कि बच्चा अभी छोटा है। छोटा है मीन्स कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हम चाहते हैं वह उसकी उम्र के अनुसार अभी नहीं हो सकता, वह उसकी मैच्योरिटी के साथ, उसके आगे बढ़ने के साथ, बड़ा होने के साथ, उसके विकसित होने के साथ, उसकी मानसिकता डेवलप होने के साथ अपने आप ही उसके व्यवहार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए भी मूल्यांकन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बालकों के व्यवहार परिवर्तन के स्तर का, कि उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसका स्तर क्या है, उसके स्तर को, उसके व्यवहार में परिवर्तन को कैसे किया जा सकता है, किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, उसका सबका मापन इन मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया को डॉक्टर ब्लूम ने त्रिपदीय प्रक्रिया बताया था। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को डॉक्टर ब्लूम ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे थे मूल्यांकन के निम्न बातों का ध्यान, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक हुई है, इसका सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं इसका बालकों के व्यवहार परिवर्तनों के स्तर का मापन किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन किस हद तक हुआ है। अब है सीखने की मूल्यांकन की प्रक्रिया। डॉक्टर ब्लूम ने इस प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। तीन ध्रुव हैं जिसमें शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव,
और व्यवहारगत परिवर्तन। अभी मैंने जो बिंदु बताए प्रक्रिया उसकी है कि सबसे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी की जाती है। शिक्षण उद्देश्य कितने प्राप्त हुए हैं, किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, कौन कौन सी तकनीकियों में सुधार आवश्यक है, सुधार करके फिर दोबारा पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि जो परिवर्तन किया गया है वह सही हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है सीखने के अनुभव। बालक के सीखने के अनुभव भी इसको मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया कि कोई छात्र सीखना चाहता है, कोई मार मार के भी नहीं सीखना चाहता है। जो इंटरेस्ट की चीज़ होती है उससे बालक जल्दी सीख लेते हैं। उसके सीखने के अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन और जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से मूल्यांकन प्रक्रिया कराई गई है, शिक्षण प्रक्रिया कराई गई है, संपन्न कराई गई है, वैसा व्यवहारगत परिवर्तन उस बालक में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या कमी है, और हुआ है तो इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। यह 3 ध्रुवीय प्रक्रिया हमारी किसने बताई, डॉक्टर ब्लूम ने बताई है मूल्यांकन प्रक्रिया की। ये 3 बिंदुओं के आसपास ये मूल्यांकन प्रक्रिया घूमती रहती है, जिसमें सबसे पहला सबसे मेन है वह है शिक्षण उद्देश्य, कि जो शिक्षण उद्देश्य नहीं होगा तो कोई भी प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, किसी भी प्रक्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। वह उद्देश्य पहले ही निर्धारित करना होता है, उससे बालक के अनुभव उस शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में कितने काम आते हैं, और लास्ट में है कि उन उद्देश्यों के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तीनों ही मूल्यांकन के बिंदु हैं। मूल्यांकन और शिक्षण के उद्देश्यों, सीखने के अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाए, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से ये संबंधित है। और ये प्रक्रियाएं लक्ष्य केंद्रित होती हैं, लक्ष्य और उद्देश्य केंद्रित होती हैं और एक दूसरे के आसपास ही है घूमती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।